अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आर। आज के इस नए दिन में नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ जो कि है सेकेंड ईयर फिजिक्स 2026 का न्यू सिलेबस। वेलकम करते हैं आपको और आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन। मतलब कुछ जो टर्म्स हैं, कुछ जो चीजें जो हम ऑसिलेटरी मोशन के अंदर या वाइब्रेटरी मोशन के अंदर यूज करते हैं, उनके बारे में है कौन कौन सी चीजें हम ये यूज करेंगे ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। तो उनमें हम ये फॉलोइंग ये चीजें हम यूज करेंगे। कौन कौन सी? वाइब्रेशन यूज करेंगे, हम एक लफ्ज यूज करेंगे वाइब्रेशन का। फिर हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। फिर हम यूज करेंगे एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड के बाद आएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद आएगा लास्ट एक और चीज रह जाएगी, वो आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हम टोटल 6 तरह की चीजें हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर यूज करेंगे ऑसिलेटरी मोशन के। तो इनको बारी बारी पढ़ते हैं। इनको बारी बारी पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसका कि हम ऑसिलेटरी मोशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। और अगर ये चीज़ें समझ आएंगी तो फिर इनका आगे जो बार बार यूज़ आएगा वो हम बार बार इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट इनके बारे में हम बताएंगे, लिखेंगे। वो जो वाइब्रेशन है हम लिखेंगे, जस्ट एक लफ्ज लिखेंगे वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या होती है उस चीज के बारे में पहले आपको यहाँ से पता चल जाएगा तो आप इजीली वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑसिलेटरी मोशन के बारे में ना पता हो, अगर उसका कॉन्सेप्ट पता ना हो, तो हमारी वीडियो मौजूद है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, वो जो कि इससे पहले बनाई गई है, अपलोड की गई है वो वीडियो। तो उस वीडियो को अच्छे तरीके से गौर से देख के आप ऑसिलेटरी मोशन का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। उसकी एग्जांपल्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, एग्जांपल्स को भी देख के समझ सकते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है। चलें तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम थिंग्स टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेटरी मोशन। तो पहली जो टर्म यूज करते हैं वो आ जाती है वाइब्रेशन के बारे में। कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं? हम बहुत ज्यादा ये लफ्ज यूज करते हैं कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई या 2 वाइब्रेशन कंप्लीट हुई, 3 वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई। वो लफ्ज जो हम यूज करते हैं वाइब्रेशन का, वो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है जी? तो वाइब्रेशन क्या है? कहते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या फिर साइकिल। यहाँ पे 2 लफ्ज यूज किए जा रहे हैं। एक का नाम है राउंड ट्रिप या फिर साइकिल। दोनों में से एक चीज, दोनों का मतलब सेम ही लेंगे। ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। जो ऑसिलेटरी मोशन होती है वो होती है टू एंड फ्रो मोशन। आगे और पीछे की जो मोशन होती है उसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। वो एक ही पॉइंट के गिर्द अबाउट मूव करती रहेगी वो मोशन। तो ये अगर हम देखें तो एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो होती है टू एंड फ्रो मोशन होती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है। अगर हम इसी सिंपल पेंडुलम को लेके चलें तो हम सारी ये चीजें हम एक्सप्लेन कर सकती हैं अच्छे तरीके से। ये है जी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप का मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास है पेंडुलम है, ये इस वक्त ये रेस्ट के अंदर मौजूद है, सेंटर में अपनी मीन पोजीशन के अंदर यहाँ पे ये मौजूद है पेंडुलम। जब इसी पेंडुलम को हम यहाँ से लेके जाते हैं पीछे की तरफ, इस तरफ लेके जाएंगे, हम पहुंचे होंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। या फर्ज कर लें हम इस पेंडुलम को इस तरफ लेके आते हैं, पॉइंट ए तक लेके आए हुए हैं हम, ये पॉइंट ए पे मौजूद। दोबारा सुन लें कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम वो अपने रेस्ट की पोजीशन में, मीन पोजीशन पे ऐसे वो पड़ा हुआ है ड्यू टू ग्रेविटी को नीचे डाउनवर्ड यानी क्या करेगी जिस वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे होगा। फिर हम क्या करते हैं कि इस पेंडुलम को हम पकड़ते हैं और पॉइंट ए पे लाते हैं। ए पे लाके हमने क्या करना है, इधर से इस पेंडुलम को छोड़ देना है। जब इधर से हम इसको छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम यहाँ से मूव करके यहाँ से जाएगा वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। लेकिन मीन पोजीशन पे यहाँ पे ये रुकेगा, स्टॉप नहीं होगा, रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, बल्कि इधर से ये अपनी मोशन को कंटिन्यू करेगा
और आगे की तरफ ये चलता जाएगा, हत्ता के ये पहुंच जाएगा पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। ये इसको बॉब कहते होते हैं, छोटी सी गोली नुमा होती है, वो जो बॉब है वो पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। फिर वहां से उसको फोर्स लगेगी जो कि वहां से पॉइंट बी से इसको वापस लेके आएगी, इसकी तरफ लेके आएगी टुवर्ड द मीन पोजीशन, यहाँ पे फिर नहीं रुकेगा, ये फिर यहाँ से आगे चला जाएगा और ये यहाँ से चलता चलता दोबारा से जहाँ से काम स्टार्ट किया था हमने, शुरू किया था इसको, जहाँ से छोड़ा था हमने, ये वापस वहीं पे पहुंच जाएगा, मतलब के पॉइंट ए तक पहुंच जाएगा। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं इसका एक चक्कर कंप्लीट हुआ, यानी कि पॉइंट ए से हमने छोड़ा था, पॉइंट ए से गया मीन पोजीशन को क्रॉस करके ये पॉइंट बी पे गया, यानी कि ए से बी इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। फिर क्या हुआ, बी से वापस आया मीन पोजीशन को फिर से क्रॉस किया इसने, क्रॉस करके फिर दोबारा ए पे पहुंच आया, तो ये उसका क्या कहलाया, एक चक्कर कंप्लीट कहलाया। इसी चीज का नाम वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या फिर वन साइकिल होता है, जो कि एक चक्कर कंप्लीट कर दिया जाता है। ठीक हो गया। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम एक वाइब्रेशन कहलाता है। तो क्या हुआ, एक वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन, यानी कि एक जो चक्कर कंप्लीट किया जाता है किसी बॉडी का मीन पोजीशन के अबाउट, उस चीज का नाम क्या है, एक वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं, एक और डेफिनेशन भी मौजूद है वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन to other extreme position and back to first extreme position crossing the mean position is called vibration। दोबारा सुन ले, समझ नहीं आई होगी। देखिए इसको बारी बारी समझते हैं, उधर से भी समझते हैं डायग्राम के थ्रू भी। द मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन है कहां से, फ्रॉम वन एक्सट्रीम, पहली एक्सट्रीम ये पोजीशन ए वाली, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, ये तो हो गई ना, ये वाली दोनों पोजीशन की एक्सट्रीम पोजीशन है। पहली एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, एंड देन बैक टू फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर जो दूसरी पर पहुंची वहां से दोबारा बैक आना है फर्स्ट एक्सट्रीम पे, लेकिन कहता है कि क्रॉसिंग मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए आना है। ठीक हो गया बेटा। तो इसी चीज का नाम क्या है, वन वाइब्रेशन कहलाता है। ये दोबारा सुन ले, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम एंड देन फ्रॉम बैक टू फर्स्ट एक्सट्रीम बाय क्रॉसिंग द मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन हो गया। इस चीज का नाम एक वाइब्रेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं इसी डायग्राम के अंदर, अगर हम देखें द मोशन ऑफ अ बॉडी of pendulum from A to B, A से B की तरफ गया एंड देन बैक फ्रॉम B to A पे वापस आ गया, A से B की तरफ, फिर B से दोबारा A पे आ जाना, ये कहलाता है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। या इसी चीज का नाम क्या है, एक वाइब्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स के साथ ये रिप्रेजेंट किया जाता है, हम टर्म यूज करते हैं सिंपल सी एक्स। वो एक्स क्या चीज है, वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है, कहता है द डिस्टेंस होता है ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसका एक ये डिस्टेंस है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। मीन पोजीशन से वो बॉडी मूव करेगी, मूव करते करते एक्सट्रीम की तरफ वो चल रही है, लेकिन हम उसको एक्सट्रीम तक पहुंचने नहीं दे रहे, फर्ज करने पहुंचने नहीं दे रहे। हम क्या करते हैं, किसी भी रास्ते में किसी एक पॉइंट पे, ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं, इस पॉइंट सी तक का ये जो डिस्टेंस है, इधर से लेकर ये इधर तक का ये जो डिस्टेंस है, ये एक्स कहलाएगा और ये उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यानी कि किसी भी दरमियान में टाइम इंटरवल पे ये पॉइंट सी इधर भी हो सकता है,
थोड़ा सा आगे, मतलब कि ये पॉइंट सी इस पॉइंट पे भी हो सकता है, ये पॉइंट सी इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट सी इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट सी इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ये इधर से लेकर इधर तक का ये डिस्टेंस होगा, या इधर तक ये डिस्टेंस होगा, या फिर इधर से लेकर इधर तक ये डिस्टेंस होगा। ये सारा उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी चीज का नाम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस ऑफ वॉक ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम ओ टू सी, ओ से लेकर ये सी तक का ये जो डिस्टेंस है, इसी चीज का नाम हम क्या रखेंगे, ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। ये हो गया बेटा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है लेवल्स एम्पलीट्यूड का। जो हम टर्म यूज करते हैं, जो हम वेरिएबल यूज करते हैं, वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज के साथ, एक्स नॉट के साथ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एम्पलीट्यूड होता है। कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ द एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या है, ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन। जो मीन पोजीशन है, तो बाकियों को इरेज कर दूं, जो हमारे पास मीन पोजीशन होती है, ये मीन पोजीशन है। इसी मीन पोजीशन के किसी एक साइड पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। ये मैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिमूव करके इसकी जगह पे हम एम्पलीट्यूड को ड्रा करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा। चलिए जी बेटा, तो हम चलते हैं थोड़ा सा एम्पलीट्यूड की तरफ। वो कहता है दैट डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, इधर से लेकर कहां तक, फ्रॉम एनी एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना, यहाँ तक ये वाला, इसके दरमियान ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, इसका नाम एम्पलीट्यूड होगा। ये उस साइड से लेकर ये बी की तरफ भी हो सकता है। सेम ये वाली चीज ये ए से लेकर ये मीन पोजीशन तक ये भी कहला सकता है, ये भी एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये मीन पोजीशन से किसी भी साइड पे हो सकता है, उस साइड पे भी हो सकता है, बी वाली साइड पे भी, और ये वाला ए वाली साइड पे भी हो सकता है, और ये दोनों साइडों पे इक्वल होगा। ओ से बी की तरफ ले लें या ओ से ए की तरफ ले लें, दोनों साइडों का जो डिस्टेंस होगा मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। सिंपल वर्ड में मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है उसी का नाम एम्पलीट्यूड है। क्लियर? क्या कहता है नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिप्रेजेंटेड एज ओ ए, उतना ही होगा ओ से लेकर बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट के। ये कहलाता है बेटा एम्पलीट्यूड। मजीद एक और पॉइंट है एम्पलीट्यूड के बारे में, क्या है, कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव मेजर्स द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसी को एक वेव फॉर्म के जरिए से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इसी सिंपल पेंडुलम को या फिर ऑसिलेटरी मोशन है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वेव फॉर्म के जरिए से, तो वेव फॉर्म अगर हम इसकी यहाँ पे बना लें तो उसको कैसे वो रिप्रेजेंट करेंगे। जी, ये है एक वेव फॉर्म जो कि ऑसिलेटरी मोशन में आती है। इस वेव फॉर्म के अंदर ये वाली जो लाइन है, ये वाली रिप्रेजेंट करती है उसकी मीन पोजीशन को, जबकि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन को। ये वाली मीन हो गई, ये वाली एक्सट्रीम हो गई। हमने अभी कहा मीन से लेकर एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम होता है एम्पलीट्यूड। ये मीन से लेकर यहाँ से लेकर ये इधर तक का ये जो डिस्टेंस हो गया, इसका नाम है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब यहाँ पे जो हम बात लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, बुक के अंदर भी मेंशन की गई है ये बात, क्या,
कहता है द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मेजर्स द एनर्जी कैरिड बाय द वेव। जो वेव्स होती हैं, ये वेव फॉर्म है, ये वेव्स जो भी होती हैं हमेशा वो क्या करती हैं, एनर्जी को लेके चलती हैं, एक पॉइंट से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं वेव्स। तो अगर जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा या कम होगा तो वो एनर्जी उसी के हिसाब से डिपेंड करती है। मतलब जो वेव का एम्पलीट्यूड कम है या ज्यादा है तो वो एनर्जी पे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। फर्ज करना एक वेव ये बनी हुई है, या अगर हम इसी तरीके की एक वेव और बना लें, ये उससे एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा हो जाएगा, ये वाली अगर हम वेव बना लेते हैं, ये वाली अगर हम इस वेव को बनाना शुरू कर दें और ये वेव बयान करें तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा इधर से लेकर ये यहाँ तक, इसका एम्पलीट्यूड है जो वो ज्यादा है। मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो एनर्जी के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? कहता है द ग्रेटर द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, मतलब मीन से एक्सट्रीम तक जितना फासला ज्यादा होगा, द वेव द ग्रेटर विल बी द एनर्जी कैरियड, उसके अंदर एनर्जी उतनी ही ज्यादा लेके जा रहा होगा वो। या अगर हम सिंपल पेंडुलम को भी देखते हैं, अगर हम सिंपल पेंडुलम को लेके आए हैं, इधर से लेके आए हैं इधर तक, छोड़ेंगे लग जाएगा, उधर से वापस आ जाएगा। अगर हम इधर की बजाय सिंपल पेंडुलम को ऊपर तक लेके चले जाए, ऊपर तक लेके जाएंगे, इधर से छोड़ेंगे तो ये इधर तक नहीं रुकेगा बल्कि इससे ऊपर चला जाएगा, ये इधर तक आ जाएगा। कब? जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे। मतलब उसके अंदर आप उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो ज्यादा ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वो एनर्जी को भी ज्यादा ट्रांसफर करेगी वो वेव। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है छोटा सा, वो है टाइम पीरियड का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत ज्यादा। डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो इसके बारे में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन, या फिर वन साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल वर्ड में है, हमने वन वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा कि बॉडी ए से स्टार्ट होती है, बी की तरफ जाती है, फिर बी से वापस दोबारा से ए पे आ जाती है, वन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसी एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसी चीज का नाम टाइम पीरियड है। कैसे? दोबारा समझ लें, हमने ए पे बॉडी ला के हमने क्या करनी है? छोड़नी है। जैसे छोड़ेंगे स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, बॉडी जाएगी, वो जाएगी बी तक, बी से दोबारा से बी पोजीशन से होगी, दोबारा से पहुंच जाएगी कहाँ पे? ए पॉइंट पर। अब जाते हुए और वापस आते हुए उसको जितना टाइम लगा यहाँ तक आते हुए, किसी चीज का नाम टाइम पीरियड है। एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जितना उसका टाइम लगेगा उसी चीज का नाम टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ई के साथ, और टाइम पीरियड को मेजर किया जाता है, उसका जो यूनिट होता है वो होता है एक सेकंड। टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी की शक्ल में भी टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। यहाँ पे जो डब्ल्यू टाइम लिखा गया इसका नाम ओमेगा होता है और ये रिप्रेजेंट करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी के लिए यूज किया जाता है ये मीटर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? कहता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन वन वाइब्रेशन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। मतलब क्या हुआ, यानी कि हमने पहले कहा थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में, जितना उसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है तो सर टाइम पीरियड का लाया। वो 1 सेकंड भी हो सकता है, वो आधा सेकंड भी हो सकता है, वो 2 मिनट भी हो सकते हैं, वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, वो 5 घंटे भी हो सकते हैं। एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगा उस टाइम का नाम टाइम पीरियड है। जबकि ये वाला अब कौन सा है? वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? वो कहता है द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर ऑसिलेशंस या फिर साइकिल्स, जितनी वाइब्रेशंस, कौन सी? कंप्लीटेड, जितनी वाइब्रेशन से कंप्लीट होगी, जितनी वाइब्रेशन उसने हासिल की, कब? इन 1 सेकंड। यानी कि जैसे हमने बॉडी इधर आके छोड़ी, छोड़ के हमने टाइम उधर से नोट किया, जैसे 1 सेकंड होगा हमने उसी चीज को वहां पर रोक देना है। अब जितने उसके चक्कर हो गए होंगे उसी चीज का नाम एक
फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी उसकी। पर कर ले, हम इधर से छोड़ी बॉडी, इधर से टाइम को नोट करना शुरू किया, बॉडी गई है वहां तक, वहां से वापस आ गई, फिर गई है, फिर वहां से वापस आ गई, और इसमें जाते जाते तकरीबन 1 सेकंड जब हुआ तो इसने 2 चक्कर कर दिए थे, तो अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हो गई। 1 सेकंड में 2 उसने चक्कर वाइब्रेशन कंप्लीट किए, उसी चीज का नाम फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फिर क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी हमको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ के साथ, और जो इसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है, उसने 2 कंप्लीट हुए चक्कर 1 सेकंड में, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 2 हर्ट्ज कहलाएगी। ठीक हो गया। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें टाइम के लिहाज से, तो ये टाइम का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम का ये रेसिप्रोकल के तौर पे यूज होता है। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। जबकि हमने अभी कहा इसका जो यूनिट होता है वो 1 हर्ट्ज होता है, जबकि एक जो हर्ट्ज है उसकी डिफाइन अगर हम करें तो वो क्या होगी, 1 हर्ट्ज इज डिफाइंड एज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर अगर उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, एक चक्कर कंप्लीट करती है, जब दूसरे बार में एक चक्कर कंप्लीट होता है उसका 1 सेकंड के अंदर, तो उसका ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1 हर्ट्ज होगी, 1 हर्ट्ज कहलाएगा। यानी कि जो 1 हर्ट्ज है वो बराबर होगा एक वाइब्रेशन कितने, 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो, एक वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कंप्लीट होता है, तो उसका हम नाम देंगे 1 हर्ट्ज का। नेक्स्ट आ जाती है इसकी डायमेंशन, क्योंकि ये अगर हम फार्मूला देखते हैं फ्रीक्वेंसी का 1/t होता है, रेसिप्रोकल टाइम होता है, इसकी तो कोई डेफिनेशन होती, कोई डायमेंशन होती नहीं है। बाकी डायमेंशन है ये टाइम पीरियड की, टी की, टाइम पीरियड की डायमेंशन यूनिट होता है सेकंड, इसकी जो डायमेंशन होती है वो टी होती है। इसकी डायमेंशन है टाइम पीरियड की वो टी होती है, जबकि ओवर में टी आ गया, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो डायमेंशन है फ्रीक्वेंसी की वो टी इनवर्स कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कहता है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है। टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका कवर करेगा, वो बॉडी जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका उस वक्त उस टाइम के अंदर हो जाएगा पर यूनिट टाइम। जो हम टाइम फिक्स कर रहे हैं उस टाइम के अंदर अंदर हम देखेंगे जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, उसी चीज का नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा के साथ, डब्ल्यू की तरह का एक साइन होता है, ओमेगा कहलाता है। इस डब्ल्यू के साथ, इसको ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थीटा ओवर टाइम है इसका वो फार्मूला बन जाता है। इफ अ बॉडी कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, फर्ज कर लें 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, एक चक्कर मुकम्मल कर लेती है अगर कोई बॉडी, यानी कि जाती है वहां से वापस आ जाती है, एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है, तो उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई रेडियन। इसी 2 पाई रेडियन की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस जगह पर, ये थीटा की जगह पे, तो हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह पे आ गया 2 पाई ओवर में टाइम जो टी है ये टाइम पीरियड हम यूज करेंगे। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वाला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई को थोड़ा सा साइड में निकाल लिया, ये कॉमन निकाल लिया 1/t, जबकि अभी हमने पढ़ा 1/t जो है वो बराबर एफ के होता है। 1/t की जगह पे हम फ्रीक्वेंसी पुट कर देंगे, तो ये उसका फॉर्मूला बन जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का विद लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, सॉरी लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी होता है जैसे। ठीक हो गया, तो और साथ ही ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ये यहाँ से निकाला जाता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, जबकि नीचे जो टाइम पीरियड टी है इसका यूनिट होता है सेकंड, ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड, ये इसका यूनिट कहलाएगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि अगर हम इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, रेडियन की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, बाकी जो सेकंड है उसकी डायमेंशन हो जाएगी, इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बन जाएगी इनवर्स इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की।
तो बेटा आज का ये था हमारा टॉपिक, जो टर्म्स हम यूज करते हैं ऑसिलेटरी मोशन के अंदर, वो टोटल ये 6 टर्म्स यूज की जाती हैं। और ये 6 टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, क्या डेफिनेशन होती हैं, कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, ये सारी चीजें हमने आज पढ़ी है इस सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल के थ्रू, और कंप्लीट इसको एक्सप्लेन किया है। मजीद आपको कोई वीडियो कोई टॉपिक आपको और मजीद अगर समझ नहीं आता, अगर कोई मसला मसाइल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसको जितना हो सकेगा मैं आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा, और उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको मुहैया किया जाएगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाजमी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो, हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप तक जरूर पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।